ओटा बेंगा एक ऐसा व्यक्ति जिसे अमेरिका में एक जू में रखा गया, म्यूजियम में रखा गया, एग्जीबिशन में जिसकी प्रदर्शनी लगाई गई। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों के आगे उसका परिवार मृत पड़ा था, उसका समूह, उसका पूरा, उसकी जाति मृत पड़ी थी और उसके बाद उसे कैद कर लिया गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने घर वापस जाने के लिए पैसा कमाया लेकिन घर वापस नहीं जा पाया। कौन था ओटा बेंगा? इस वीडियो में जानते हैं कि ओटा बेंगा का जीवन कैसा था और आखिर क्यों ओटा बेंगा की इस कहानी को अमेरिका के इतिहास का काला सच माना जाता है। मैं सचिन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का क्लासमेट टीचर में। वीडियो में मैं ओटा बेंगा के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इस कहानी की शुरुआत डिस्क्रिमिनेशन से होती है, भेदभाव से। हमारे देशों में क्या होता है कि भेदभाव होता है जाति के आधार पर। ऊंची जाति के लोग ऊपर, छोटी जाति के लोग नीचे। ऊंचे दर्जे केवल ऊंची जाति वाले लोगों के लिए होते थे। लेकिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे बड़े बड़े देशों में डिस्क्रिमिनेशन का आधार जातिवाद नहीं था, बल्कि त्वचा का कलर था। स्किन कलर डिसाइड करता था कि कोई व्यक्ति समूह में, समाज में ऊंचे दर्जे पर रहेगा या छोटे दर्जे पर रहेगा। जो लोग गोरे हुआ करते थे वो ऊंचे दर्जे पर होते, लेकिन जो काले हुआ करते, जो अश्वेत लोग हुआ करते थे, उन्हें समाज में सबसे निचला स्तर दिया जाता था। और इस तरह होता था अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन। और ओटा बेंगा एक ऐसे समूह से था जहां सब लोग काले थे, अश्वेत थे और गरीब थे। और इसी बात का फायदा कहीं ना कहीं उन सफ़ेद अंग्रेजों ने उठाया था। ये बात उस टाइम की है जब सफ़ेद अंग्रेज अफ्रीका में एक क्रूर शासन चला रहे थे। वो लोग अंग्रेज उन लोगों पे इतना ज़्यादा क्रूरता दिखा रहे थे कि अंग्रेजों का पापों का घड़ा लगभग भर चुका था। अजीब अजीब से सजा दी जाती थी उन लोगों को। उन लोगों से दिन भर काम कराया जाता था, उसके बदले भी खाना नहीं दिया जाता था। और इसी बीच में 1883 में युगांडा के बॉर्डरों के पास इटूरी फॉरेस्ट में एक बच्चे का जन्म हुआ और उसके माता पिता ने बड़े ही प्यार से उसका नाम रखा ओटा बेंगा। जी हाँ, इसी ओटा बेंगा की बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में और ये पूरी कहानी इसी ओटा बेंगा की है। ओटा बेंगा का पूरा समूह या यूं कहें उसकी पूरी जाति केवल शिकार पर आधारित थी। वो उसकी जाति का प्रत्येक बच्चा या बुजुर्ग कोई भी हो प्रतिदिन शिकार किया करते थे। और आदिवासियों ग्रुप में क्या हुआ करता था ना कि वो लोग एक जगह पर स्थिर नहीं रहा करते थे। ओटा बेंगा अपने समूह के साथ बार बार माइग्रेट करता रहता था। जैसे मौसम के हिसाब से किस मौसम में किस जगह पर सही रिसोर्सेज मिल सकते हैं, उस तरीके से ओटा बेंगा जगह बदलते थे ओटा बेंगा का पूरा समूह। इसी क्रम में एक बार ओटा बेंगा और उसके समूह ने डिसाइड किया कि वो कॉन्गो के जंगलों में जाएंगे। ये डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे गलत डिसीजन था, क्योंकि यही डिसीजन उनके जीवन को ख़त्म करने वाला था, शायद उन सब के जीवन। उस समय बेल्जियम के राजा थे लियोपोल्ड सेकंड का घमंड उस समय चरम सीमा पर था। वो बेल्जियम की अर्थव्यवस्था को इस मुकाम पर पहुंचाना चाहता था कि बेल्जियम की अर्थव्यवस्था दुनिया भर में एक मिसाल बन जाए। और इसी के लिए वो कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहा था जिससे वो वर्ल्ड इकोनॉमी में एक बेहतर उछाल ले सके। और इसी के साथ उसे पता चला कि रबर का बिजनेस उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था और जो देश इस बिजनेस को कर रहे थे उनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी। तो इसी क्रम में लियोपोल्ड सेकंड ने सोचा कि वो भी अब रबर का बिजनेस करेंगे और इसी के लिए उन्होंने अपनी आर्मी के ट्रूप्स को, अपनी मिलिट्री को उन जंगलों में भेजा जहां ओटा बेंगा अपने परिवार के साथ था। उन जंगलों में उन आर्मी ने कई सारे आदिवासियों को बंदी बनाया। अभी वो लोग ओटा बेंगा के समूह तक नहीं पहुंचे। उन्होंने कई अन्य आदिवासियों को बंदी बनाया क्योंकि उन्हें रबर के पेड़ चाहिए थे। उसके लिए उन आदिवासियों से वो काम कराया करते थे और बदले में उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता था। एक दिन सुबह उठकर ओटा बेंगा हाथियों के शिकार के लिए निकला। सब अच्छा था, उसके बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, उसकी बीवी घर में कुछ काम कर रही थी, उसकी जाति के सब लोग खुश थे, अच्छा जीवन था, अच्छा मौसम था। ओटा बेंगा शिकार के लिए गया तो, लेकिन शायद वो इस बात से अनजान था कि वो अपने बच्चों को, 2 मासूम बच्चों को, अपनी एक बीवी को, अपने परिवार को आखिरी बार अलविदा कह रहा है। ओटा बेंगा घर से निकला, हाथियों के शिकार के लिए गया, लेकिन जब वो हाथियों का शिकार करके वापस आ रहा था इस उम्मीद में कि शायद आज उसके यहाँ दावत होगी, क्योंकि हाथी का शिकार बहुत बड़ा शिकार माना जाता था उस समय, और आज वो खुश था कि आज उसके घर पर दावत होगी, बच्चे खुश होंगे, बीवी खुश होगा, परिवार खुश होगा। लेकिन जब वो आया तो उसने देखा कि उसका पूरा समूह, उसका पूरा ग्रुप, उसकी पूरी कम्युनिटी
जमीन पर लाश के रूप में पड़ी हुई है। उसकी पूरी कम्युनिटी का एक एक सदस्य, उसकी जाति का एक एक सदस्य वहां जमीन पर लाशों की तरह पड़ा हुआ था और वहीं उनके साथ ही उसकी बीवी और उसके 2 मासूम बच्चे भी मृत पड़े हुए थे। ये समय ओटा बेंगा के लिए शोक मनाने का था, लेकिन बेचारे को वो भी नसीब नहीं हुआ। ओटा बेंगा पर जैसे ही उन ट्रूप्स की नजर पड़ी, उन्हें नजर नहीं आया कि ओटा बेंगा शोक में है। उन्हें उसके आंसू नजर नहीं आए। उन्हें केवल नजर आया ओटा बेंगा में तो एक मजदूर, एक आदिवासी मजदूर, और वो ओटा बेंगा को कैद करके अपने साथ ले गए। ओटा बेंगा को एक ऐसी जगह पर रखा गया जहां पर लोगों से पूरे दिन भर काम कराया जाता था, और रहने की बात तो छोड़िए, रहने के लिए जगह तो छोड़िए, और लोगों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं दी जाती थी। और वो ट्रूप्स ये इंतजार करते थे कि कब काम करते करते ये मजदूर मर जाएं और उनकी लाशों को दफना दिया जाए या फेंक दिया जाए, लेकिन उन्हें खाना नहीं दिया जाता था। शायद ओटा बेंगा का भी अब कुछ दिनों में मरने ही वाला था अगर देखा जाए तो, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसकी किस्मत में भगवान ने कुछ और ही लिखा था, और ओटा बेंगा के लिए एक मसीहा कहें, उसका लाइफ सेवर कहें, इस पोजीशन पर तो कौन थे? वर्नर, सैमुअल फिलिप्स वर्नर, एक अमेरिकी बिजनेसमैन। 1904 में सेंट लुइस में चल रहे वर्ल्ड एग्जीबिशन के लिए वो कुछ लोगों को ढूंढ रहे थे जिन्हें वो वहाँ प्रेजेंट कर सकें, और इसीलिए वो कॉन्गो के जंगलों में आए थे कुछ आदिवासियों को खरीदने के लिए। वहाँ उनकी नज़र पड़ी ओटा बेंगा पर। ओटा बेंगा के वी शेप्ड दांतों ने वर्नर को काफ़ी प्रभावित किया, और वो ओटा बेंगा के साथ 7 अन्य आदिवासियों को अपने साथ खरीद के ले गए। इन 8 की प्रदर्शनी लगाई गई सेंट लुइस के वर्ल्ड एग्जीबिशन में, और इन 8 की कलाबाजियाँ देखकर, इनकी हंटिंग स्किल्स को देखकर इनका ग्रुप बहुत मशहूर हुआ अमेरिका में। लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ ओटा बेंगा ड्यू टू हिज बी शेप्ड टीथ। और ओटा बेंगा की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उस समय ओटा बेंगा को देखने के लिए लोग 5 सेंट तक पे करते थे। उस समय 5 सेंट की वैल्यू इतनी थी कि लोग 2 वक्त का खाना खा सकते थे, लेकिन वो इतना पैसा ओटा बेंगा के दांतों को देखने के लिए दे रहे थे। ओटा बेंगा के दांतों का क्रेज इतना ज़्यादा था कि कुछ अमीर व्यक्तियों के कहने पर ओटा बेंगा के 3 दांतों को निकाल लिया गया और उन्हें बेच दिया गया। इस तथ्य के कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए इस पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम इस स्टोरी को ध्यान से देखें कि कितनी क्रूरता ओटा बेंगा पर की जा रही थी, तो इस तथ्य को भी मान लेने का मन करता है। ओटा एग्जीबिशन कंप्लीट होने के बाद वार्नर ने, क्योंकि वार्नर एक क्रूर व्यक्ति नहीं था, वो केवल एक बिजनेसमैन था, वार्नर ने ओटा बेंगा को वापस भेज दिया। कहाँ? कॉन्गो के जंगलों में। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, उसका परिवार पहले ही मर चुका था, जिनकी लाशें भी शायद ओटा बेंगा को अब नसीब नहीं होने वाली थी। तो ओटा बेंगा एक दूसरी जाति, जिसका नाम था बटवा जाति, उनके साथ रहने लगा। बटवा जाति में ओटा बेंगा इतना ज़्यादा घुल मिल गया कि वहाँ एक लड़की से उसने शादी कर ली, लेकिन शायद किस्मत को उसकी ये खुशी भी मंजूर नहीं थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही उस लड़की को सांप ने काट लिया और ओटा बेंगा फिर से अकेला पड़ चुका था। उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद ओटा बेंगा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, और इस डिप्रेशन की खबर जब वर्नर को लगी कि ओटा बेंगा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में मरने वाला है, तो उन्हें लगा कि ओटा बेंगा के अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे म्यूजियम में लाना ठीक रहेगा। और इसी सोच के साथ वर्नर ओटा बेंगा को अपने साथ वापस अमेरिका लेके आए। अमेरिका में ओटा बेंगा को वर्नर ने म्यूजियम में रखा, और शुरुआत में ओटा बेंगा को ये अच्छा लगा, पर डिप्रेशन से बाहर आ गया। उसने देखा जब नए नए लोग उससे मिलने आ रहे थे, म्यूजियम में था। लेकिन कुछ टाइम बाद ओटा बेंगा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका शरीर जंगल के माहौल में ढल चुका था और म्यूजियम का माहौल उसे भा नहीं रहा था। तो वर्नर ने सोचा कि ओटा बेंगा को क्यों ना जू में जानवरों के साथ रख दिया जाए, और इसी के लिए ओटा बेंगा को जू में शिफ्ट कर दिया गया। बंदरों की जो जगह होती है वहाँ ओटा बेंगा वहाँ बंदरों के साथ रहने लगा। वर्नर ने तो इस सोच के साथ रखा कि ओटा बेंगा अपना जीवन वहाँ जी पाएगा, लेकिन जू के मैनेजमेंट ने इस बात का गलत फ़ायदा उठाया और ओटा बेंगा को एक अलग ही कैबिन में रख दिया गया, एक कैद करके, जहाँ उसे जानवरों की तरह रखा जा रहा था। जैसा बर्ताव वो लोग जानवरों के साथ कर रहे थे, उससे भी बुरा बर्ताव ओटा बेंगा के साथ कर रहे थे। वर्नर इस बात से अनजान थे, सरकारें भी इस बात से अनजान थी। लेकिन जब कुछ प्रोटेस्टरों ने आवाज़ उठाई, अमेरिका की सरकार से दरख्वास्त की, तब ओटा बेंगा को जू से रिहा किया गया। और अच्छी बात यह थी कि रिहा करने के बाद सरकार ने ओटा बेंगा को शिक्षा देने का निर्णय किया और उसे एक स्कूल में दाखिला दिलवाया। स्कूल में थोड़ी पढ़ाई करने के बाद जब ओटा बेंगा को अंग्रेजी आने लगी, तो वहाँ एक तंबाकू फैक्ट्री में ओटा बेंगा ने काम करना शुरू कर दिया।
उस तंबाकू फैक्ट्री में कुछ टाइम काम करने के बाद जब ओटा बेंगा के पास इतने पैसे हो गए कि वो अपने घर कॉन्गो वापस जा सके और बटवा जाति के लोगों के साथ रह सके, उस टाइम सबसे बड़ा उसके साथ जो सबसे ड्रास्टिक चीज़ होनी थी, सबसे बुरी चीज़ होनी थी, वो हुई। अपने घर जब वापस ही जाने वाला था ओटा बेंगा, उसी टाइम पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया और पहले ही विश्व युद्ध की वजह से सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बंद हो गई। अब ओटा बेंगा अमेरिका से अफ्रीका नहीं जा सकता था, वो अमेरिका में कैद था। ये बात भी तय थी कि वर्ल्ड वॉर पहला विश्व युद्ध इतनी जल्दी ख़त्म होने नहीं वाला था। ओटा बेंगा जिंदगी भर लड़ा, उसने ज़िंदगी भर सारे जुल्म सहे, लेकिन शायद ये वो आखिरी चीज़ थी जो ओटा बेंगा नहीं सह पाया। इस चीज़ से वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि उसने अपने आप को ख़त्म करने का फैसला लिया और 20 मार्च 1916 को ओटा बेंगा ने अपने आप को गोली मार ली और उसने अपने जीवन का अंत कर लिया। आखिर क्यों? आप खुद ही सोचिए ना, एक ऐसा व्यक्ति अच्छे भले जीवन में जिसने अपने परिवार को ज़मीन पर मृत पड़ा देखा हो, अपने 2 मासूम बच्चों को, अपनी बीवी को, और उनकी लाशें भी उसे अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिली या फ्यूनरल के लिए नहीं मिली, और जब शोक मनाने का समय था तब उसे कैद कर लिया गया, मजदूरों की तरह उससे काम कराया गया, वहाँ से उसे एग्जीबिशन में प्रदर्शनी लगाई गई, प्रदर्शनी के बाद वापस आया, शादी की उसकी, फिर उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर म्यूजियम में रखा गया, जू में जानवरों की तरह रखा गया। पढ़ लिख कर जब पैसा कमाया कि घर वापस जा सकता है, तब भी नहीं जा पाया। तब भी नियति ने उसे अलाउ नहीं किया कि वो अपनी ज़िंदगी आगे जी पाए, और इसी के साथ ओटा बेंगा के डिप्रेशन ने ओटा बेंगा की जान ले ली। आखिर क्या चाहता था ओटा बेंगा? केवल एक आम जीवन, लेकिन क्या यूँ कहें कि उस समय पर अमेरिका में स्किन कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि ओटा बेंगा की मासूमियत किसी को नज़र नहीं आई। किसी को नज़र नहीं आई कि ओटा बेंगा का भी एक अच्छा जीवन हो सकता है। किसी को नज़र नहीं आया कि ओटा बेंगा के मृत बच्चे ज़मीन पर पड़े हुए हैं, वो उनके लिए रो रहा है, उसे कैद ना किया जाए। इसलिए ओटा बेंगा की कहानी को अमेरिका के इतिहास का एक काला सच माना जाता है। हमने काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी हैं, अमेरिका ने ये किया था, अमेरिका ने वो किया था, या इसमें एक किसी कंट्री वाइज नहीं कर रहा हूँ, या इस देश ने ये किया था, उस देश ने ये किया था, हमारे देश ने ये किया था। क्या हमें इस तरह की कहानियाँ नहीं जाननी चाहिए? क्या ओटा बेंगा जैसे लोगों की कहानियाँ जो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हैं, उन्हें लोगों तक नहीं पहुँचाना चाहिए? अब ये काम आपको और हम सबका है कि हम ओटा बेंगा के जैसे लोगों की कहानियों को हर व्यक्ति तक पहुँचाएँ। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को आपके फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए। ओटा बेंगा की कहानी को हर व्यक्ति तक, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए।